समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये है आपकी फुल एक्सप्लेनेशन यूनिट 1 बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब्जेक्ट, ये पार्ट आपका यहीं पे नहीं बल्कि आगे भी आपको काम आने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आता है, पिछली बार भी आ चुका है और दूसरी बार भी पूछे जाने में कोई शक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक किताब है, ठीक है? जैसे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है कि ये है, ये इस पार्ट के बारे में लिखा है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्राइमरली सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं जो कि ये बताती हैं, स्पेसिफाइंग हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्नड। कैसे एक देश को चलना है, कैसे एक देश चलेगा, मतलब गवर्नमेंट सिस्टम कैसी रहेगी, ठीक है? हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंट्रोल। पावर किसके हाथ में कितनी है, ठीक है, किसको कितनी पावर देनी है, वो भी हमें पता चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। व्हाट राइट्स सिटीजन पजेस। अब भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आपके कंट्री में ही नहीं बल्कि और कंट्रीज में भी लागू है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ जो आपके कंट्री में है वही और कंट्रीज में भी है। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिवर्सल चीज है। प्राइमरली सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, स्पेसिफाइंग हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्नड। मतलब हर कंट्री का अलग अलग होता है बट ये यूनिवर्सल होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना मैंडेटरी है, ठीक है? डिक्टेटरशिप अगर नहीं है तो। चलिए अब फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। देखो, फंक्शन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। मतलब कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी कहाँ पे अपना प्रचार कर सकती है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकता है, डिफाइन कर, मतलब कि कहाँ तक आप जा सकते हो, कौन कौन से कदम आप उठा सकते हो, ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है? अब आगे देखें, कैन डिक्लेयर नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का नेचर, जैसे कि अब ये आप ये समझो, जैसे एक रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है ना, और चीफ मिनिस्टर, तो दोनों का नेचर अलग अलग है ना? वही चीज है कि डिक्लेयर नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। फिर थर्ड पॉइंट है, कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। हमारे मतलब जो हमारा राइट है, हमारी जो ड्यूटी है, वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और हमें बताया भी जाता है। कैन डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट और सब स्टेट कम्युनिटीज। मतलब जो पावर्स हैं वो हर एक लेयर में बटी हुई होती हैं। जैसे देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है ना, सुप्रीम होता है वो। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो, उसके इक्विवेलेंट है। फिर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर है। उसके नीचे देखा जाए तो और इसी तरह जो लेयर्स हैं, उन्हीं लेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे सारी पावर्स बटी हुई होती हैं सबके पास। फिर कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ नेशनल कम्युनिटी, ठीक है? अब आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे एक किताब होती है, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, कंटेंट होता है, इंडेक्स होता है ना, प्रॉपर ऐसी चीजें होती हैं। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में डिविजन्स और अरेंजमेंट, मतलब डिविजन्स होते हैं और अरेंजमेंट। अब डिविजन्स में क्या आ सकते हैं? पैराग्राफ हो गया, टाइटल हो गया, हेडिंग हो गई, सब हेडिंग हो गई, ये सब आपके डिविजन्स में आते हैं। सेकंड चीज क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या आते हैं? प्रीएम्बल, प्रीलिमिनरीज और फंडामेंटल राइट्स। प्रीएम्बल आपका प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं, और प्रीएम्बल में होता क्या है? इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे एक मूवी आती है, ठीक है, मूवी आने के बाद आप जाओगे विकिपीडिया पे, जब सर्च करोगे तो वहां पे विकिपीडिया जब ओपन करोगे तो वहां पे जो आपको देखोगे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक प्रीएम्बल की तरह एक्ट करेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक मूवी है और उसका जो विकिपीडिया पे जाके देखोगे तो वो प्रीएम्बल शो करेगा, ठीक है? अब प्रीलिमिनरीज की बात करें तो प्रीलिमिनरीज भी कुछ इक्विवेलेंट होता है आपका प्रीएम्बल के जैसा ही, ठीक है? वही ही होता है। प्रीएम्बल में जो चीजें रहती हैं वही प्रीलिमिनरीज में रहती हैं, थोड़ा सा ज्यादा होती हैं, बढ़ा चढ़ा के रहती हैं। फंडामेंटल राइट्स तो आप जानते ही हो, ठीक है? अब आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जानने के लिए मैं आपको बताऊं कि इट इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी बेस्ड ऑन द आइडिया दैट गवर्नमेंट अथॉरिटी इज derived फ्रॉम द पीपल एंड शुड बी लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली एक्सप्रेसेस व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू एंड कैन नॉट डू,
है ना। इसमें देखो समझो क्या है, ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि इस आइडिया पे बेस्ड है कि जो गवर्नमेंट है ना, जो पीपल के लिए, हम लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा मतभेद था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतभेद था कि हाँ बनना चाहिए मंदिर, नहीं बनना चाहिए। तो गवर्नमेंट, अब अगर मान लो गवर्नमेंट आती है तो वो कहे कि हाँ यहाँ पे मंदिर नहीं, हॉस्पिटल बनेगा। अब देखो इधर से हिंदू उठेंगे, कहेंगे क्यों ये राम जन्मभूमि है, यहाँ पे मंदिर ही बनना चाहिए। मुस्लिम कहेंगे यहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए। अब गवर्नमेंट ऐसा भी तो कर सकती है वहां जाके हॉस्पिटल बना दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट को वहां पे जो, जैसे लोग अगर ज़्यादा बोलेंगे, जैसे हिंदू बोलेंगे, हिंदू की मेजोरिटी ज़्यादा है, या फिर मुस्लिम बोल रहे हैं, मुस्लिम की मेजोरिटी ज़्यादा है कि यहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए, तो वही होगा। असल में हुआ भी यही कि मेजोरिटी कह रही थी यहाँ पे मंदिर बनेगा और मंदिर बना, ठीक है। अब एलिमेंट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स। इनको अगर आप ब्रीफली समझो तो फंडामेंटल राइट्स भी आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक इंसान अगर रात को 11 बजे वो बाहर घूम रहा है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट आके कहे क्यों घूम रहे हो, अरे भैया उसका राइट है, वो घूम सकता है। हाँ, नाइट कर्फ्यू लग जाए तो बात अलग है ना, ठीक है। तो और सेकंड चीज है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब कि इलेक्शन फेयर होंगे, ये नहीं कि भैया वहां आप जा करके अंगूठा लगवा ले रहे हो, किसी को 20,000 दे दे रहे हो, 10,000 दे दे रहे हो और वोट अपने पक्ष में ले रहे हो, ये भी नहीं सही है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, हर एक चीज की अथॉरिटी लेनी चाहिए, हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, देखो जैसे अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लें, तो जैसे ही वहां पे तालिबान का अटैक हुआ, वहां के प्रेसिडेंट साहब भाग गए, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है ना, इसीलिए वहां पे और ही ज्यादा तालिबान का राज फैल गया। अब देखा जाए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके जो भी वैल्यूज हैं, जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं, वो फॉलो किए जाने चाहिए। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स आप समझ रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, और आगे अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझेंगे। इसको समझने के लिए आपको बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दूंगा मैं। तो दरअसल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ भी नहीं है, बल्कि एक मिस्त्री है। क्या है? मिस्त्री है। और जो जिसने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्डिंग है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक मिस्त्री है। अब कुछ जान लेते हैं इस मिस्त्री के बारे में। तो भैया आइडिया वॉज गिवन बाई एम एन रॉय इन 1934। तो भैया जो एम एन रॉय जी थे, उन्होंने कहा कि ये मिस्त्री बहुत बढ़िया बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसी को रखते हैं। तो एम एन रॉय जी ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम के मिस्त्री को रखा। एम एन रॉय जी की राय थी, एम एन रॉय जी की राय थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिस्त्री बहुत बढ़िया है। अब बिकेम ऑफिशियल डिमांड ऑफ आईएनसी 1935। भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी 1935 में ऑफिशियल डिमांड हो गई कि भैया हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ये आईएनसी थी। तो आईएनसी ने कहा कि अब हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, पावर्स हमारे पास होनी चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की अब नहीं चलेगी। उसके बाद एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश इन अगस्त 1940। ये इन दोनों की मांग जो है 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कहा ठीक है, हम बनवाएंगे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन और तुम्हें एक ऑफिशियल तुम्हारी डिमांड जो है पूरी करेंगे। इट हेल्ड्स इट्स फर्स्ट मीटिंग इन 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बुलाया गया, इस मिस्त्री को बुलाया गया, बैठा गया, बताया गया भैया प्लान ऐसा है, फर्स्ट फ्लोर पे ये होगा, सेकंड फ्लोर पे ये होगा, है ना, प्रॉपर चीजों को बताया गया। और members were chosen by indirect election by the members of provincial legislative assemblies that had been established under Government of India Act 1935। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप इतना समझ गए ना कि ये मिस्त्री भाई साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ये इनको सजेस्ट किसने किया था? एम एन रॉय ने। ये आईएनसी की भी डिमांड थी, आईएनसी भी कह रहा था नहीं नहीं हमें बनवाना है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके लिए आएगी। तो यही चीज था। और मेंबर्स को जो चूज किया गया मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो थे इनडायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है। अब देखो असल में जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो इसके अंदर 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 सीट किसकी थी? ब्रिटिश इंडिया की। भैया अपने पक्ष में ज्यादा रखा था ब्रिटिश ने। और 93 प्रिंसली स्टेट्स की थी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बार। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years
11 months 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में, जिसमें पूरे 11 सेशंस की मीटिंग बैठी थी। बार बार मिस्त्री को बुलाया जा रहा था, बताया जा रहा था भैया आप काम करो, ऐसे करो वैसे करो। 265 डेज। अब भैया मैं आपको बता दूं कि ये जो मिस्त्री है आपका अकेला नहीं है ना। इस मिस्त्री के साथ बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे 389 लोग हैं। ओके, अब अगर हम लोग आगे चलते हैं तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? जो मिस्त्री भाई साहब थे उनका काम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना सबसे पहला काम है। और इसने और क्या क्या काम किए और क्या क्या अच्छे कदम लिए? अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947, हमारी बिल्डिंग के ऊपर क्या लगाया? 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को भी हमारे लगा लिया। फिर अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950 और अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को भी बजा दिया 24 जनवरी को। साथ ही साथ बगल में स्पीकर रखे क्या कर दिया? नेशनल सॉन्ग को भी 24 जनवरी 1950 को बजा दिया। ठीक है, और इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। तो ये तीनों कांड कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये तीनों कांड आपके 24 जनवरी 1950 को हुए थे। ऐसे समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया गया, नेशनल एंथम को भी लगाया गया और नेशनल सॉन्ग को भी, और समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। ये कुछ फंक्शंस थे इसके। अगर आगे आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है? अब अगर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों पास हुआ, देखो क्या हुआ कि जब हम लोग थे, हम लोगों ने कहा कि हमें हमारा संविधान चाहिए, एक संविधान बनाओ जो कि हमारा रहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि ठीक है बोले, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने कहा ठीक है हम बनाते हैं। और 1919 में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हम लोगों ने इसकी मांग की, और उसके कुछ दिन बाद ब्रिटिश ने आए और कहा कि हम बनाएंगे। और उन्होंने एक, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वैसे उन्होंने बनाया क्या? साइमन कमीशन। ठीक है, क्या बनाया? साइमन कमीशन। अब जब साइमन कमीशन लोगों ने बनाया तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि भैया उसमें हमारा एक भी आदमी था ही नहीं। मतलब तुम हमारी जिंदगी लिखने जा रहे हो और बिना हमसे पूछे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने उसका अपोज किया। जब उसका अपोज किया तो हमने कहा साइमन गो बैक, साइमन कमीशन मुर्दाबाद। तो साइमन कमीशन को एबॉलिश किया गया और काफी मीटिंग्स के बाद, जैसे रिपोर्ट्स ऑफ साइमन कमीशन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर ऑफ 1933, रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। अब देखो जब इतनी बात हुई, हमने कहा साइमन कमीशन का नहीं चलेगी, तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी राय क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को भी लो, अगर हमारा संविधान बनाने जा रहे हो तो हमारे लोगों को भी लो। तो मान गए ब्रिटिश, उन्होंने कहा ठीक है। और फिर हम लोगों ने अपने कुछ बंदे भेजे और उन्होंने मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन अगस्त 1935, लॉन्गेस्ट एक्ट इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एट दैट टाइम, डिवाइडेड इन 2 सेपरेट एक्ट्स। तो क्या हुआ जब ये देखा जाए तो एक बन गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दूसरा हो गया था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। अब ध्यान से देखो क्या हुआ था कि ये जो चारों हैं इनसे मिल के बना था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। रिपोर्ट्स ऑफ साइमन कमीशन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर ऑफ 1933, रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटीज, तब कहीं जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। ठीक है, अच्छा इस एक्ट से हुआ क्या? दिस एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डायरची इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 में जो हमारा देखा जाए तो एक एक्ट GOI ही हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये जो गया था उसमें एक डायरची नाम का सिस्टम जो है एंड हो गया। अच्छा डायरची होता क्या है? डायरची ये होता है कि भैया राज आप करो, ठीक है, राज आप करो खाएंगे हम, मतलब कमाओ आप, नौकरी आप करो, नाम आपका होगा, मगर जो पैसा आएगा वो हमारा, समझे? जैसे कि क्या होता था देखो, दरअसल EIC ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट करती थी। मगर देखा जाए तो यहां पे राज नहीं करती थी EIC। राज कौन करता था? गवर्नमेंट बाई नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नड बाई नवाब ऑफ बंगाल। इन तीनों स्टेट पे देखा जाए तो नवाब ऑफ बंगाल बैठे थे, मगर जब पैसा लेने की बारी आए, जो कमाया है इन्होंने उसको ले जाती थी EIC। ठीक है, EIC आके ले जाती थी, मगर राज ये करते थे।
तो समझ सकते हो कि हर एक बाप के ऊपर भी उसका बाप होता है, जिसे दादा कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ था, तो ये होता था, ठीक है। तो इसको भी ख़त्म किया, मतलब जो टैक्स है वो टैक्स जाएगा तो बंगाल को ही जाएगा, कहीं और नहीं, समझे ना। EIC को अब नहीं देंगे हम। चलिए अब आगे बात करें सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। तो एंड ऑफ डायरची, मतलब सबसे पहले ये ख़त्म किया इन्होंने। उसके बाद राइट्स टू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को राइट्स भी मिले। तो सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, बर्मा और इंडिया अलग अलग हो गए, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब भी थी, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, और अगर आगे देखें तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, सबको पता है भैया कि हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, किससे? ब्रिटिश से। मगर इसके पीछे की जो कहानी है वो कोई नहीं जानता। चलिए आज जानते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश PM, कुछ नाम था उनका, देख लेना, क्लिंटन वैसे करके कुछ नाम है। तो उन्होंने कहा कि 20 फरवरी 1947 को उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश रूल का अंत हो जाएगा 30 जून 1948 को। 30 जून 1948 को ब्रिटिश जो है इंडिया से चली जाएगी। मतलब पावर किसके पास जाएगी? रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में जाएगी, ओके। तो अब क्या होता है, जब ये बात हुई 30 जून को, अब जो भैया मुस्लिम लीग थी उन्होंने कहा कि हमें एक अलग देश दे दो, मतलब कि हमारा बंटवारा कर दो, पार्टीशन ऑफ कंट्री। क्यों कहा? क्योंकि जो पावर इन्होंने दिया रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स को, उसमें जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी? हिंदूज की थी, ऐसा मुस्लिम को लग रहा था। मतलब इसमें जो थे ज्यादा हिंदू थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें एक दूसरा कंट्री दो, हमें पाकिस्तान चाहिए। अब भाई 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि भैया जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, किसकी मदद से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, वो वहां कहीं एप्लीकेबल नहीं होगा जहां के पार्ट्स ये मानने को तैयार नहीं है। अगर आप सपोज करिए आप बिहार में रहते हैं, ठीक है, और कोई यूपी वाला है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया पूरे कंट्री के लिए, मगर क्या है अगर बिहार वाला जो है नहीं मान रहा है, ठीक है, या यूपी वाला नहीं मान रहा है कि हम भैया हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर नहीं है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा आपका, मतलब सिर्फ बिहार तक ही सीमित हो गया या और स्टेट्स तक हो गया, मगर यूपी में नहीं चलने वाला। यही चीज़ था, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया 3 जून 1947 को कह दिया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन वहां नहीं चलेगा जहां के लोग मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद इतनी बात हो ही रही थी कि लॉर्ड माउंटबेटन पहुंच गए पार्टीशन प्लान लेके, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भी कह दिया था कि हमें पार्टीशन प्लान चाहिए, हमें पार्टीशन चाहिए, हमें एक नया कंट्री चाहिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन बिल्ली की तरह या बंदर की तरह कह सकते हो, पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि ये रहा पार्टीशन प्लान, और उसका नाम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। पार्टीशन प्लान को माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। अब भैया कांग्रेस को एक्सेप्ट करना ही था। अब देखा जाए तो अगर अपने लोग बगावत कर दें तो कहाँ चलती है ना। जब अपने लोग बगावत कर दिए तो कांग्रेस तो भाई अपनी थी उस टाइम पे, INC, और मुस्लिम लीग भी अपने ही थे। उन्होंने कहा कि हमें दूसरा राज्य चाहिए, हमें दूसरा कंट्री चाहिए, राज्य भी नहीं। तो मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज़ को, और कांग्रेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, मजबूरी बस। अब देखा जाए फीचर्स क्या थे। फीचर्स ये तो यही था आपका, ठीक है, ये समझ गए। असल में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, उसमें हमारा भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग, एक भारत ही जो है पाकिस्तान में पट गया, समझे ना। तो यही चीज़ हुआ था। अब चलते हैं फीचर्स में। फीचर्स क्या है? एंडेड ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल का अंत हुआ। इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब कि अब हमारे देश के डिसीजंस हम खुद लेंगे, ना कि ब्रिटिश। उसके बाद स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947, मतलब हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, और इसीलिए हम क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। पार्टीशन ऑफ कंट्री, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हुए थे। और एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, की भाई ब्रिटिश के जाने के बाद हमारा मिस्त्री जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वो काफ़ी मजबूत हो गया, क्योंकि उसके पास पावर्स आ गई। तो इतना था। अब बात करते हैं प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल एक एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने आपको प्रीएम्बल बता दिया था। प्रीएम्बल क्या है? असल में प्रीएम्बल जब आप मूवी देखते हो तो मूवी में जो स्टार्टिंग में कास्टिंग आती है ना, कि ये हैं अक्षय कुमार हैं इसमें, ठीक है,
तो वही चीज़ें हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ही आपका जो कि बताए कि फिलोसफी के अंदर है क्या, है ना, मतलब थोड़ी सी आइडिया दे। उसके बाद इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है, जैसे इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, मतलब कि फ्रेमर्स क्यों बनाए, क्या चाहते थे, फिर हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, इसके पीछे का राज क्या था, फिर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेशन भी इंक्लूडेड है आपका प्रीएम्बल में। तो ये था प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल आपका 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको अपने अधिकार तो मालूम ही होंगे, क्यों? अब अगर अधिकार मालूम है तो मैं बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिक ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन। इंश्राइंड का मतलब रिटन, है ना, या पब्लिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन। सारे सिटीजन्स को बराबर मात्रा में मिलना है, ठीक है, ये नहीं कि ज्यादा कम। ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, ये कोर्ट में भी इन्फोर्सेबल है। मतलब कि भैया जैसे एक आप देखो क्रिमिनल होता है, अब आप चाहो तो कोर्टवा में उसको पीट सकते हो, है ना, इतना मारो कि वहीं मर जाए, मगर ऐसा नहीं है, वहां भी उसको इज्जत के साथ ले जाया जाता है। उसके भी राइट्स रहते हैं कि भैया आप यहाँ पे हो, सेफ हो, यहाँ पे कोई आपको गोली नहीं मारता। अगर मूवीज में और रियलिटी में भी आजकल मारी दी जा रही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद इन केस ऑफ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब अब जाओ वहां पे और उसका पैर वैर तोड़ दिया गया, मान लो कोर्ट में ही कोई आके मार दिया उसके पैर वैर पे, तो वो फिर से कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, यही चीज कहा गया है। तो एक क्रिमिनल का भी राइट होता है, हर एक चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कितने होते हैं, तो ये 6 टाइप के होते हैं, याद रखना। राइट टू इक्वेलिटी, अगर इसको मैं आपको कहूँ, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप पढ़ लेना क्वांटम से, कि राइट टू इक्वेलिटी में बता दे रहा हूँ कि राइट टू इक्वेलिटी में आपका इक्वल राइट है फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब भैया ये 4-5 जो क्राइटेरिया हैं कि आप कहाँ पैदा हुए हो, डजंट मैटर, आपकी जाति क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है, ठीक है, ये सब मैटर नहीं करता। जो राइट एक नॉर्मल इंसान को दिए जा रहे हैं वो भी वही आपको भी दिए जाएंगे, चाहे आप एबनॉर्मल हो। मतलब कि देखो यहाँ पे हैंडीकैप्ड अलग आ जाता है, बट सारे जो कह सकते हो इक्वेलिटी के मायने हैं, दर्जे हैं, सब सबके लिए बराबर है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का मतलब देखा जाए तो ये आपका 19 से 22 आर्टिकल में आता है। इसमें आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाती है, एक्सप्रेशन आ जाती है, असेंबली विदाउट आर्म्स आ जाती है, एसोसिएशन आ जाती है, प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन आ जाती है, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि देखा जाए तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, मगर आप वो चीजें ना बोलें, इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनाई गई हैं कि आप अपने दर्जे में रहकर ही बोलें, है ना। ये नहीं कि आप इंडिया में रह के बोलें कि भारत मुर्दाबाद या हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर देखा जाए तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर आपके पास ये नहीं है कि आप उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठाएं, समझे। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करें तो आपका हो जाएगा कि ये आपके आर्टिकल 32 में दिया गया है, जहां पे फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट हो रहे हैं तो उनको बचाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, यही चीज है इसमें। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन ले सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई, आप कोई भी रिलीजन ले लो जाके, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आजकल देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम को ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास अथॉरिटी है, आप कन्वर्ट हो सकते हो, डजंट मैटर, ओके। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को देखा जाए तो इसका मतलब कि आप एक बच्चे को या फिर आप स्लेव मतलब जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब सबको पढ़ने का अधिकार है, सब एक अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, बट फीस वाला तो मैटर फिर से आ जाता है ना, तो वही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कपड़े नहीं है अच्छे तो आप किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ सकती। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कह सकते, यही आपकी ड्यूटीज में आ जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होने के बावजूद भी आप ये चीज नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज एक्ट करना स्टार्ट करती है। कैसे? एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976 अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ही ये क्या कहते हैं रिकमेंड की गई थी, इसलिए इसको अप्लाई किया गया। अब इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा क्वांटम का सहारा लेंगे। देखा जाए तो
हाँ, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको बताएंगे कि आपके राइट्स को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये नहीं कि भैया आप फ्लैग फाड़ फूड़ के फेंक रहे हो, ये सब नहीं एप्लीकेबल, ठीक है। तो याद रखना यही होते हैं आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज। और भी हैं, मैं और भी बता दे रहा हूँ आपको। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो आइडियाज़ थी, मतलब देखा जाए तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के आइडियल्स, उधम सिंह, आपको इनकी रेस्पेक्ट करनी है इर्रिस्पेक्टिव उनके कास्ट क्या थी, उनका धर्म क्या था, डजेंट मैटर। ये आपके लिए गुरु, आपके लिए भगवान होने चाहिए, ठीक है। फिर टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की यूनिटी को भी बनाए रखना है, इंटीग्रिटी टूटने नहीं देना है। तो यही मतलब कह रहे हैं, ब्रदरहुड को आगे रखो। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर कल के हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, या मान लो कोई बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो आपको अगर बुलाया जा रहा है तो आपको आना चाहिए, ठीक है, यही चीज़ है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। हमारे कल्चर को भी बचाए रखना है, कि जहाँ पे जो संस्कृति है वो चलती रहनी चाहिए, ठीक है। आगे देखा जाए, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। फिर टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। ये सब समझ रहे हो आप, कि हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी अच्छे से हम लोग को देखना है। ये नहीं जैसे आजकल लोग देखें तो पब्लिक टॉयलेट्स को ही तोड़ देते हैं, ठीक है। जो पब्लिक की है उसका उतना केयर नहीं है, बसेस में बैठेंगे तो उसकी सीट वगैरह उखाड़ लेते हैं, है ना, तो वो चीज़ नहीं करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी अच्छे से देखना है। टू सेफ गार्ड ये हो गया। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। 6 से 14 साल वालों को पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, ना कि उनसे काम करवाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया डायरेक्टिव। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने आपको बता दी है, पढ़ लेना। ये 1.24 मैंने समझा भी दिया है, बट एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 1945 में सप्रू कमेटी के द्वारा लाया गया था, ठीक है, जिसको देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स का अपोजिट होता है। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव है। जैसे कि जस्टिसिएबल, ठीक, फंडामेंटल राइट्स क्या है आपके? जस्टिसिएबल है, कोर्ट में भी जस्टिसिएबल है। मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम DPSP भी कहते हैं, ये आपके नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब अगर आप स्टेट लेवल पे देखोगे तो वहाँ पे आपका ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब वहाँ पे आपकी ये नहीं चलेंगे। वहाँ पे जैसे कुछ रहेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। DPSP आर आइडियल्स विच आर मेंट टू कीप इन माइंड व्हेन इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज एंड इनैक्ट लॉज। मतलब सबके, जैसे कि एक तरीके से कहा जाए ना, कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को साइड में रखा जाता है, उसके बाद जो लॉज बनाए जाते हैं वो आगे आते हैं, समझे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इतना टर्म याद रखना। असल में अगर ये आए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो बस इतना लिख दोगे तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा हल हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे कर देना, ठीक है, जो भी होता है ऐसे करके। विच आर इन्यूमरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही इसको भी लॉन्च किया गया था। तो ये होता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में हो गया। अब अगर बात करें हम लोग 11th क्वेश्चन फ्रॉम क्वांटम, तो 1.34 देख लेते हैं। तो फेडरलिज्म, अगर इसको समझना है, चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल सिस्टम? देर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन द वर्ल्ड। मतलब एक, द स्टेट हैज ओनली वन गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज नोन एज अ यूनिटरी स्टेट। और सेकंड क्या है? द स्टेट व्हिच हैज गवर्नमेंट्स एट 2 लेवल्स, वन एट सेंट्रल लेवल एंड अदर एट स्टेट लेवल, इज नोन एज फेडरल स्टेट। मतलब एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, तो फेडरल स्टेट। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया क्या है, तो इंडिया आपका फेडरल सिस्टम है, ओके। Besides having 2 sets of government, a federal system must have 3 other features: a written constitution, division of powers between the central government and the state government, supremacy of the judiciary to interpret the constitution. India has a federal system having all these features, ठीक है, इंडिया के पास ये सारी चीजें हैं। चलिए अब देखते हैं। देखा जाए तो ऑल्दो इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम बट इट हैज मोर टिल्ड टुवर्ड्स अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यूनिटरी ज्यादा है। इट इज समटाइम्स कंसीडर्ड अ क्वासी फेडरल सिस्टम एज इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ फेडरल एंड अ यूनिटरी सिस्टम। मतलब दोनों के, जैसे कि इंडिया को कहा जाए तो इंडिया में बहुत ही कल्चर है,
उसी तरीके से जो गवर्नमेंट का भी कल्चर है वो दोनों सा लगता है, इसलिए इसको क्वासी फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू मॉडर्न इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 which separated powers between the center and the provincial legislature। तो ये तब से ही चला आ रहा है। गवर्नमेंट एट टू लेवल, सेंटर एंड स्टेट, और डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। देयर आर 3 लिस्ट given in 7th schedule of the constitution which gives the subjects each level has jurisdiction in union list, state list, concurrent list। इतना याद रखना। और यहाँ पे 2 पॉइंट और दिए गए हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो समझ गए होंगे आप फेडरल सिस्टम मेरे हिसाब से कि जब 2 गवर्नमेंट रहती हैं एक कंट्री में, वही होता है आपका फेडरल। ठीक है, अब देखो इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अथॉरिटी देता है किसको? प्रेसिडेंट को, कि आप इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। कितने टाइप की? 3 टाइप की, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल नाम की 3 इमरजेंसी आप लागू कर सकते हैं। इनको तीनों को समझते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया आर बोरोड फ्रॉम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जो कि वेमार क्या है? जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें से हम लोगों ने इसको बोरो किया है। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज थ्रेटेंड। जब भी आपके कंट्री की सिक्योरिटी थ्रेटेंड होती है, मतलब कि वॉर का माहौल हो जाता है, ग्राउंड ऑफ वॉर्स, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, तब हमारी लागू होती है नेशनल इमरजेंसी। और इस इमरजेंसी से हम पूरे देश को सजग कर सकते हैं कि भैया ऐसा हो रहा है, इसलिए आप लोग हेल्प करो। अच्छा, अब डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। मतलब भैया जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वो भी कब कर सकते हैं? जब एडवाइस, रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट होगी तभी इमरजेंसी लगेगी। हुई कौन सी? नेशनल इमरजेंसी। स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड टू अप्रूव इमरजेंसी। अब ज़्यादातर लोगों का राय चाहिए होगा कि हाँ इमरजेंसी लगानी है नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं इमरजेंसी में। ये एक टर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप देखोगे जैसे लॉकडाउन होता है, उसी तरह एक इमरजेंसी टर्म भी बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है। ठीक है, मैक्स पीरियड क्या है? 6 months वंस अप्रूव्ड। जब एक बार लग गया, जैसे अगर लग गया तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद आपको फिर से अप्रूव करना पड़ेगा, समझे? और मिनिमम तो आप कभी भी हटा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी क्या है? स्टेट इमरजेंसी जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। जैसे देखा जाए कि सपोज करो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, और वहाँ पे अगर कुछ भी देखा जाए फेल हो जाए गवर्नमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का डायरेक्ट कंट्रोल आ सकता है। मतलब उस राज्य पे, जैसे अभी प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी, तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा किस पे? बंगाल पे, समझे? फिर प्रेसिडेंट रिसीव्स रिपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नर। अगर स्टेट गवर्नर उनको रिपोर्ट देता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो लगा सकता है आपका स्टेट इमरजेंसी। फिर स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ ऑल डायरेक्शंस, मतलब सारे डायरेक्शन में जो पावर्स बटी हुई होती हैं वो अगर सही से नहीं चल पा रही हैं तो भी आपका समझ लो स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। फाइनेंशियल इमरजेंसी, नाम से क्लियर है कि पैसों वाली इमरजेंसी, फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटेंड। अगर भारत के, मतलब देखा जाए फाइनेंशियल जो भी आपका क्या कहते हैं उसे, इकोनॉमिक लेवल, अर्थव्यवस्था, अगर वो थ्रेटेंड होती है, मतलब उस पर कोई आँच आती है, तो ये कैन डिक्लेयर इट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग सकती है। आर्टिकल 360 गिव्स दिस अथॉरिटी। 360 में ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कभी समय मिले तो पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे मुझे पता है कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, दिस इमरजेंसी नेवर इम्पोज्ड इन इंडिया। आज तक ये इमरजेंसी कभी नहीं लगी है भारत में। ठीक है, चलिए अभी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं और इसी के साथ आपका यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? तो ट्रांसफरेंस ऑफ द पावर्स टू रूल टू द लोएस्ट रंग्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब जो एकदम निचले लेवल पे, जैसे अगर आपके घर में देखा जाए तो आपकी भी कुछ चलती होगी, आपकी भी कुछ इज्जत होगी। अगर नहीं है तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, वैसे होगी नहीं। तो वही चीज जो होती है, ट्रांसफरेंस ऑफ द पावर टू रूल द लोएस्ट रंग्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब कि आप अपने भाई बहन पे अपना राज चला सकते हो। उसी तरीके से देखा जाए तो एकदम निचले लेवल पे, जैसे गांव है तो गांव को कौन रूल करेगा? पंचायत, या फिर यू कैन से प्रधान, है ना। तो ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी इज इंश्योर्ड। तो इसमें कौन कौन आते हैं? द विलेज, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, आप चाहो यहाँ पे प्रधान भी लिख सकते हो। और गवर्नेंस
एट द लोएस्ट लेवल्स, इसका मतलब यही होता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आप समझ गए होंगे, यूनिट 1 से इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़िएगा। जितना मैंने कवर किया है ये करके जाइए, इतना आपकी यूनिट 1 में कवर हो जाएगा। और इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इन्हीं को अच्छे से करके जाना, इनमें से आपके 20 नंबर के आ ही जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कुछ पसंद आया, मतलब यू कैन से कि कोई चीज़ें याद हैं या कोई बेस्ट पार्ट लगा तो प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे प्यार बनाए रखिए। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जल्दी ही आ जाएंगे। पार्ट नहीं, यूनिट 2 आएगा, क्योंकि ये पूरी यूनिट कवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। ये मत सोच के बैठिए कि ऑनलाइन होंगे, हाँ कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अब इतना ज़्यादा आप लोग किए हो आंदोलन, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस उम्मीद पे रह सकते हो, बट देन टू आपके एडमिट कार्ड आई थिंक बाहर आ चुके हैं, तो अब आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो इतना कवर करिए और 28 को जो पेपर है एकदम से अच्छे से करके आइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।